प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। आज के सत्र में हम कक्षा 6 के गणित विषय के पाठ ज्यामिति, रेखाखंड एवं किरण के बारे में जानेंगे। नमस्कार। आज मैं क्लास 6 की गणित विषय की ज्यामिति पाठ से आज उसके कुछ मूलभूत अवधारणाएं बताऊंगा। ज्यामिति जो शब्द है, ज्योमेट्री शब्द इंग्लिश का शब्द है। इसके दो अगर पार्ट में हम देखें इसको, ये जियोमेट्रॉन शब्द से लिया गया है। ये यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन से जियोमेट्री लिया गया है। और जियोमेट्रॉन को अगर हम दो पार्ट में बांट के देखें तो जियो और मेट्रॉन, जियो का अर्थ होता है भूमि और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना। तो कहीं ना कहीं ज्यामिति जब भी मापन की बात आती है, नाप जोक की बात आती है, भूमि को मेज़र करना है, क्षेत्रफल निकालना है, ऐसी कुछ आवश्यकताएं के लिए प्राचीन काल से बहुत सारी चीज़ें इंजीनियरिंग वर्क्स में बिना ज्यामिति के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम लोग जानेंगे कि ज्यामिति की वो कौन सी मूलभूत अवधारणाएं हैं जिसे हमें जानना चाहिए और उनको बिना जाने हम अपनी पाठ को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कोई भी ज्यामिति की शुरुआत होगी तो अगर मैं ये बिंदु ऐसे पॉइंट बना दिया तो इसे कहा जाएगा, पेंसिल से आप अपनी पेंसिल से या पेन से किसी जगह पे एक बिंदु बना, जिसे हम लोग बिंदु कहते हैं, ये स्थिति दर्शाता है। ये भी एक ज्यामिति आकृति आप मान सकते हैं, ऐसी आकृति जिसकी कोई ना लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। लेकिन ये बिंदु का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब बिंदुएं आपस में एक साथ समाहित हो जाएंगी तो वो एक रेखा का निर्माण करती हैं। रेखाखंड, रेखा, कोई भी आकृति आप बना रहे हैं वो सारी आकृतियां बिंदु पर ही बनी हुई है। और हम आज बात करने जा रहे हैं कि रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं और किरण किसे कहते हैं। बच्चों, हम अगर दो बिंदु लें, जैसा बताया कि बिंदु एक स्थिति होती है, अगर हम दो बिंदु लें तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली अनेक रेखाएं हो सकती है। हम इस बिंदु से इस बिंदु में ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। कई तरीके से हम इस बिंदु से इस बिंदु में पहुंच सकते हैं। अगर ये बिंदु ए है और ये बिंदु ये है, ये दो स्थिति में दो बिंदु हैं। एक रास्ता ऐसा होगा जो सबसे छोटा रास्ता होगा, सबसे न्यूनतम दूरी होगी। तो जब हम दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, जो दो बिंदुओं के बीच का, इसे हम रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड जहाँ दो अंत बिंदु उसका होता है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होगी। यहाँ पे ये इसकी जो माप होगी वो उस रेखाखंड की लंबाई होगी। जब हम इसी रेखाखंड में अगर कोई अंत बिंदु ना हो, इसको अनंत की ओर बढ़ा दें और इसको भी आगे की ओर बढ़ा दें, जिसे इधर भी कहीं समाप्त नहीं हो रहा है, इधर भी कहीं समाप्त नहीं हो रहा है, तो हम इसे रेखा बोलेंगे। रेखा जिसकी कोई अंत बिंदु नहीं है। रेखा को इंगित करने के लिए भी हम ए बी
के ऊपर में ऐसे कहते हैं, रेखाखंड को इंगित करने के लिए ए बी के ऊपर में इस तरह से लाइन देते हैं। तो रेखा क्या हो गई बच्चों कि रेखा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है, दोनों तरफ अपरिमित रूप से दोनों तरफ वो जा सकती है। अब अगर हम किसी एक निश्चित बिंदु से शुरू करके इसको आगे की ओर अपरिमित रूप से अनंत रूप से आगे की ओर बढ़ते चले जाएं तो हम इसे नाम देते हैं किरण का। किरण जिसे अंग्रेजी में रे बोलते हैं, और इसे भी हम इस तरह से, इसकी शुरुआत की बिंदु हो गई ए, जहाँ से ये इसका उद्गम बिंदु हो गया, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया जहाँ से ये शुरुआत हुई, और ये इधर अनंत तक जा सकती है। तो जिसका एक अंत बिंदु होता है, जिसमें एक अंत बिंदु है वो किरण है, और जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं है वो रेखा है, और जिसमें दो अंत बिंदु है वो रेखाखंड है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। रेखा कितनी भी लंबी हो सकती है, और किरण की भी लंबाई निश्चित नहीं हो सकती है। किरण शब्द का इस्तेमाल आपने बच्चों सुना होगा, जैसे सूर्य की किरणें हम लोग जानते हैं। तो सूर्य की किरणें कहीं से, सूर्य ये उद्गम बिंदु हो गया सूर्य के प्रकाश का, तो वहीं से इस तरह से हम इसे किरण कहते हैं। कोई भी, जैसे अगर हम टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च के लाइट से जो रोशनी निकल रही है, तो टॉर्च से रोशनी की शुरुआत हो रही है, तो वो प्रकाश किरण, इसीलिए भी हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। इस तरह से हमने जाना कि रेखा, रेखाखंड और किरण किसे कहते हैं। बच्चों इस तरह से अब हम देखते हैं कि ये तीनों रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर है, एक साथ इनको देखने की कोशिश करते हैं। रेखा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, और रेखाखंड जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं, और किरण जिसमें एक अंत बिंदु होता है। अनिश्चित लंबाई होती है रेखा की, आप दोनों तरफ इसे अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, और किरण की भी लंबाई कोई निश्चित नहीं होती है। एक अंत बिंदु होता है, लेकिन इससे शुरू होकर वो अनंत तक जा सकता है। इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। रेखा के लिए दोनों तरफ तीर का निशान होता है, ये बताता है कि ये अनंत के तरफ दोनों तरफ जा सकता है। रेखाखंड में दोनों अंत बिंदु होती है, और किरण में एक अंत बिंदु होती है। हम जब रेखा लिखते हैं तो रेखा के ऊपर में इस तरह से दोनों तरफ तीर के निशान की एक देते हैं, और रेखाखंड में ए बी के ऊपर में एक लाइन के द्वारा दिखाया जाता है, और किरण को हम इस तरह से दिखाते हैं। अब आइए बच्चों हम कोण के बारे में समझते हैं। कोण जिसे अंग्रेजी में हम लोग एंगल बोलते हैं। किरण, अभी हमने जाना कि एक अंत बिंदु होता है किरण में। अगर दो किरणें जो अंत बिंदु जिनका उभयनिष्ठ है, ये जो बिंदु है ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में है, उभयनिष्ठ का मतलब। तो ये जो, अगर हम इस बिंदु को ओ दे दे, इस किरण का नाम हो गया किरण ओ ए, और इस किरण का नाम हो गया किरण ओ बी। तो जो दो किरणों में एक उभयनिष्ठ जब अंत बिंदु हो गया, तो यहाँ पे एक क्षेत्र बन गया, और ये जो घिरा हुआ क्षेत्र, दो किरणों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इसे हम कोण कहते हैं। कोण का ये अंतर्भाग है, और इसके बाहर जो है ये कोण का बहिर्भाग है। कोण हम कई तरह से देखते हैं, जैसे हम दरवाजे को अगर खोलते हैं, हमारे घरों में जैसे दीवार है और फर्श के बीच में भी एक कोण बन रहा है, कई जगह पे हम कोण को देख सकते हैं। अब हम लोग कोण के प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले न्यून कोण, जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। न्यून कोण मतलब एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा हो,
और 90 डिग्री से छोटा हो। तो कोण, इस तरह का जो कोण है, अगर इस कोण का मान 60 डिग्री है तो हम इसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। तो जो भी कोण 0 से लेके 90, 90 से छोटा, अगर कोण 89 डिग्री का है तो क्या है? ये न्यून कोण है। जैसे ही कोण 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये 60 डिग्री को अगर हम इससे बढ़ाते चले, ये किरण को ऐसे सीधा कर ले, तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा और हम इस खास तरह के कोण को क्या कहेंगे? समकोण। इसका नाम क्या हो जाएगा? समकोण। समकोण अर्थात 90 डिग्री के जो एंगल होंगे, राइट एंगल इनको कहते हैं। तो हर कोण का जो हम लोग नेमिंग करते हैं, ये एक इस तरह से एंगल का साइन दिखाते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे AOB, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। इस तरह से समकोण क्या हो गया? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो। तीसरा कोण है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। मतलब अब हमें 90 डिग्री से आगे जाना है। अगर इस अधिक कोण की हम आकृति देखना चाहेंगे तो आकृति इस तरह से, इस कोण का मान क्या होगा? अगर हम इसे 120 डिग्री मान लें और इसे AOB, तो ये जो AOB 120 डिग्री है, ये अधिक कोण कहलाएगा। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। 180 डिग्री के ठीक बराबर अगर कोई कोण है, कोई भी सीधी जो रेखा होती है उसमें ये कोण 180 डिग्री का होता है। इस कोण को हम लोग कहते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होगा। कोई भी सीधे रेखा में जो कोण बनता है उसे 180 डिग्री कहते हैं। पांचवा प्रकार है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यहाँ तक 90 डिग्री 180 डिग्री था, अब ये 180 डिग्री से बढ़ गया। अगर हम इसका मान लिख दे 195 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण में आएगा। एक पूरे बिंदु में जो कोण बनता है, अगर हम इस तरह से ये बिंदु लें और इस पूरे कोण को ऐसे घूम के हम इसमें एक बार आ जाएं, तो 360 डिग्री का ये पूरा कोण होता है और इसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि कई तरह से कोण होते हैं, उन कोणों का नाम हमको जानना चाहिए। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और
इन पे जब हम लोग आगे बात करेंगे तो इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। अब आगे हम देखेंगे वक्र रेखा। वक्र रेखा, रेखा के बारे में जब हम कहते हैं तो रेखा सीधी रेखा, सरल रेखा जिसे कहते हैं। लेकिन जब वक्र रेखा के बारे में बात करेंगे तो वक्र रेखा जो सीधी नहीं है, वक्र का अर्थ होता है सीधी नहीं। तो वक्र रेखा कई तरह से वक्र रेखा भी होता है। सरल वक्र रेखा, सरल वक्र रेखा उसे कहते हैं जो वक्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर हम एक वक्र रेखा ऐसे ले लिए और ये सरल वक्र रेखा होगा, लेकिन कोई वक्र रेखा ऐसे करके वो खुद को ऐसे काट दिया, ये सरल वक्र रेखा नहीं है। तो सरल वक्र रेखा जो वक्र रेखा खुद को काटती नहीं है। बंद वक्र रेखा, क्लोज्ड कर्व इसको बोलते हैं। वह आकृति जो बंद आकृति है, वक्र रेखा तो है ही और बंद है, हम इसे कहेंगे बंद वक्र रेखा। इस तरह से कोई भी आकृति जो बंद है और वो वक्र रेखा से बनी हुई है उसे हम बंद वक्र रेखा बोलेंगे। बच्चों, हमने रेखाओं के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे युग्म रेखाएं, पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। पेयर ऑफ लाइंस जिसमें रेखाओं का जोड़ा होता है और उन्हें हम खास नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पेयर ऑफ लाइंस युग्म रेखाएं क्या होती हैं। बच्चों, सबसे पहले युग्म रेखाओं में हम लोग देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक रेखा जब दूसरी रेखा को काटती है तो एक बिंदु ऐसा होता है जो दोनों रेखाओं में होता है। अगर हम इस रेखा का नाम दे दें AB और इस रेखा का नाम दे दें CD, तो AB और CD ये दोनों रेखाएं जो हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, जहाँ की एक बिंदु ऐसा है जिसको अगर हम O बिंदु दे दें तो ये O बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है जो दोनों रेखाओं में है। तो जब दो रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा तब हम उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। दूसरा, जब दो रेखाएं, जब इन दोनों रेखाओं को दोनों तरफ हम बढ़ाते चले और दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को न काटे तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि रेलवे का जो ट्रैक होता है, वो रेलवे लाइन की जो दोनों पटरियां हैं वो कभी आपस में नहीं मिलती हैं, वो एक समांतर रेखा का उदाहरण हो सकता है। और समांतर रेखाएं आपने कहाँ देखी है? आपने देखा होगा खिड़कियों पे लाइन से लगा होता है, लोहे की जो छड़ लगी होती है। ये सारी चीज़ें आप इससे समांतर रेखाओं को समझ सकते हैं। अगली रेखा है लंब रेखा। एक रेखा के ऊपर अगर दूसरी रेखा इस तरह से हो कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने तो हम इन दोनों रेखाओं के युग्म को कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंब है, प्रतिच्छेद भी कर रही हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं भी हैं, लेकिन एक दूसरे पे लंब है। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण बनाए हम उसे लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस जैसे ज़मीन और ये दीवार को अगर हम ले लें तो ये दीवार और इस ज़मीन पे ये लंबवत है। तो अगर हम समझना चाहते हैं लंबवत रेखाओं को तो हम इससे समझ सकते हैं। अगला उदाहरण है जो प्रकार है युग्म रेखाओं का, समवर्ती रेखाएं। जब हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं देख रहे थे तो दो रेखाओं के बारे में बात कर रहे थे और एक बिंदु उभयनिष्ठ था। अब कई रेखाएं हम ड्रॉ कर रहे हैं जो एक ही बिंदु से होकर
जाने वाली रेखाएं हैं। जब एक ही बिंदु से होकर जाती है, ये सारी रेखाएं, जितनी भी रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सभी एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं, तो इन सारी रेखाओं को हम कनकरेंट लाइंस कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि युग्म रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं और हम उसे किस तरह से नामकरण किया गया है। बच्चों, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण आदि को समझने के बाद अब हम जानेंगे बहुभुज के बारे में। बहुभुज, जिसे अंग्रेजी में पॉलीगॉन कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार का होता है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। बच्चों, बहुभुज के बारे में जानने से पहले यहाँ पे एक 3 चित्र है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। इन तीनों चित्रों में कुछ भिन्नता आप देख रहे हैं। पहला, दूसरा और तीसरा ये चित्र है, ये तीनों चित्र एक दूसरे से किस तरह भिन्न हैं। हम देख रहे हैं कि ये 2 चित्र जो हैं ये रेखाखंडों से बने हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधी रेखाओं से ये रेखाखंडों से बनी हुई है, ये इसमें भी रेखाखंडों से बनी हुई है। यहाँ ये रेखाखंड है लेकिन ये एक वक्र रेखा है। तो बहुभुज जब हम लोग बात करते हैं, बहु का अर्थ ही है बहुत, और अंग्रेजी में पॉली का मतलब भी होता है मेनी। तो बहुभुज अर्थात रेखाखंडों, ऐसी बंद सरल आकृति, इसको हम लोग बंद सरल वक्र बोलते हैं। तो ऐसा बंद सरल आकृति जो रेखाखंडों से बनी हो, रेखाखंडों से बनी हो, उसे बहुभुज कहते हैं। बहुभुज, अगर हम इसे नाम देना चाहें बहुभुज का, तो हम इसका नाम दे सकते हैं इस तरह से A, B, C, D, E। तो इस तरह से A, B, C, D, E ये बहुभुज है। अब बहुभुज में जो AB है ये भुजा है। तो कितनी भुजाएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसे क्या कहेंगे? पंचभुज। जिसमें 5 भुजाएं हैं वो कहला जाएगी पंचभुज। इसी तरह से भुजाओं के संख्या के आधार पर हम बहुभुज को नाम देते हैं। बच्चों, आप बता सकते हैं कि वो कौन सी बहुभुज आकृति है जिसमें भुजाओं की संख्या सबसे कम भुजाओं वाली बहुभुज को क्या कहते हैं? सबसे कम भुजा जिसमें हो, त्रिभुज कहते हैं उसे, क्योंकि 3 भुजा से जो बनी हुई आकृति है उसे त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज भी एक बहुभुज का ही प्रकार है। 3 भुजाओं से बना हुआ है ये A, B, C। तो A, B, B, C, C, A इसकी 3 भुजाएं हैं, A, B, B, C, C, A भुजा। तो जो रेखाखंड है जिससे ये बनी है इसे हम भुजा कहते हैं। और ये जो बिंदु है, अंत बिंदु, जो रेखाखंड का अंत बिंदु, जो उभयनिष्ठ बिंदु आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और बहुभुज में विकर्ण क्या होता है इसे हमें समझना है। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में हम विकर्ण नहीं देख सकते हैं। हम चतुर्भुज अगर देखें, इस तरह से 4 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं, 4 शीर्ष, शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, हम इसे विकर्ण कहते हैं। कितने विकर्ण हो जाएंगे? 2 विकर्ण, एक इस शीर्ष से एक इस से। तो अगर हम इसका नाम दे दें A, B, C, D, तो AC और BD इस चतुर्भुज के विकर्ण हो गए। तो इस तरह से हमने जाना कि भुजा
जो रेखाखंड होती है वो भुजा कहलाती है, और जो उभयनिष्ठ जो अंत बिंदु होता है ये शीर्ष कहलाता है, और दो शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे हम लोग विकर्ण कहते हैं। बहुभुज को हमने जाना कि जो आकृति रेखाखंडों से बनी हुई होती है, बंद आकृति, उसे हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज जब हम कहते हैं तो बहुभुज में बहुत कुछ शब्द हैं जिन्हें भी समझना होता है। हम अगर उन शब्दों को नहीं जानते हैं तो आगे जब हम कक्षाओं में जाते हैं तो उन शब्दों से हमारा परिचय नहीं होता है और हम ज्यामिति में पिछड़ जाते हैं और उसे नहीं समझ पाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ शब्द हैं बहुभुज के संदर्भ में और उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, यहाँ पे एक चतुर्भुज ABCD, इसका नाम जैसा कि आपको पता है इसमें 4 भुजाएं हैं, AB, BC, CD और DA। ये 4 रेखाखंडों से बनी है, चतुर्भुज है। लेकिन आसन्न भुजाएं कौन है? आसन्न वर्ड जो है एडजेसेंट बोलते हैं। आसन्न भुजा वैसी 2 भुजाएं, जैसे ये AB है और ये BC है, तो AB और BC में एक ऐसा बिंदु है, जब हम AB लिख रहे हैं और BC लिख रहे हैं तो ये जो B है ये दोनों जगह पे आ रहा है। मतलब ये B बिंदु ऐसा है जो उभयनिष्ठ है, दोनों भुजाओं में वो है। AB B पे समाप्त हो रही है, BC B से शुरू हो रही है, तो AB और BC ये संयुक्त रूप से हम लोग इसे आसन्न भुजा कहेंगे। तो आसन्न भुजाएं हमेशा जोड़ा में होंगी, अकेला नहीं। तो ऐसे कितने जोड़े हम देख पाते हैं? तो जब हम देखेंगे BC और CD, तो फिर से C जो है वो उभयनिष्ठ है, तो दूसरा पेयर हमें मिल गया BC और CD। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे CD और DA, जहाँ पे D उभयनिष्ठ है, तो CD और DA, और चौथा DA और AB। इस तरह से 4 जोड़े आसन्न भुजाओं के हमें प्राप्त हो गए। अब आइए देखते हैं आसन्न कोण क्या होता है। जिस तरह से हमने देखा था कि कोण कोण जब बनते हैं तो 2 किरण होते हैं, जिसमें एक होता है, ये कोण हो गया। यहाँ पे भी कोण बन रहा है, यहाँ 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 कोण बन रहा है। तो जब कोण में जो 2 आर्म है, ये जो AB है ये इस कोण A के लिए भी है और इस कोण B के लिए भी है। इस कोण का नाम हम लोग अगर देंगे DAB, तो ये कोण है। इस कोण का नाम देंगे तो CBA, तो ये AB भुजा जो है ये दोनों कोण में सम्मिलित है। तो कोण A और B ये आसन्न कोणों का युग्म हो गया। इसी तरह से कोण B और कोण C ये आसन्न कोण का युग्म हो गया। कोण C और कोण D ये आसन्न कोण का युग्म हो गया, और कोण D और कोण A। इस तरह से 4 जोड़े आसन्न कोण हैं। सम्मुख भुजाएं अब हम लोग देखेंगे। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का अर्थ होता है सामने। सम्मुख भुजाएं, सामने की भुजा, AB के सामने की भुजा, अगर यहाँ से हम सामने देखें तो कौन सी भुजा नजर आती है? CD। तो AB की सम्मुख भुजा, AB और CD जो है वो सम्मुख भुजाएं हैं, और BC और AD जो है वो सम्मुख भुजाएं हैं एक दूसरे के। कई बार जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे आपको वहाँ पे होगा कि सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, तब आपको समझने में आसानी होगी कि सम्मुख भुजाएं किसे कहते हैं। इसी तरह से जिस तरह से हमने देखा सम्मुख भुजाएं, हम सम्मुख कोण को भी जान सकते हैं। सम्मुख कोण, A के सम्मुख कौन है? C है, और B के सम्मुख कौन है? D है। तो एंगल A और C, कोण A और कोण C सम्मुख कोण हो गए, और कोण B और कोण D ये भी एक दूसरे के सम्मुख है। तो इस तरह से 4 जोड़े हमको आसन्न भुजाएं हैं, 4 जोड़े आसन्न कोण हैं, और सम्मुख भुजाओं का 2 युग्म है, AB और CD, BC और AD, और सम्मुख कोण का 2 युग्म है, A और C। A के सम्मुख C है और B के सम्मुख D है। तो इस तरह से बहुभुज में सम्मुख भुजाओं, सम्मुख कोण, आसन्न भुजाएं, आसन्न कोण को हम लोगों ने समझा। तो बच्चों, इस तरह से आज की कक्षा में हमने जाना कि
बिंदु से शुरू करके बहुभुज तक हम पहुँचे। किस तरह से रेखा, रेखाखंड, किरण एक दूसरे से अलग है, ये हमने समझने की कोशिश की। किस तरह से युग्म रेखाएं होती हैं, कितनी तरह के रेखाएं होती हैं, समवर्ती रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कंकरेंट लाइंस, ये सब हमने जाना। और वक्र रेखाओं के बारे में हम जाना। और बहुभुज किसे कहते हैं, इसे हमने समझा। कोण कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना। अगली कक्षा में हम जानेंगे बहुभुज के अगले प्रकार के बारे में, बहुभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुजों के गुण जानेंगे और चतुर्भुज के गुण जानने की कोशिश करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।